नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इनसाइड मैथ्स पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 25 जनवरी 2023 में जो हमारा सीटेट का पेपर हुआ था उसमें से जो साइंस के क्वेश्चन होंगे उनको। ठीक है, अगर वीडियो लंबा हुआ तो मैं इसको 2 पार्ट में अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोगों को 10 से 15 मिनट तक का या फिर 20 मिनट तक का मैक्सिमम आपको वीडियो मिले, बहुत टाइम आपका वेस्ट नहीं हो। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस भी करेंगे और साथ साथ में उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी लेंगे। तो चलिए, हमारे पास यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, फिजिक्स का है ये क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट अबाउट फोर्स, यानी कि फोर्स के रिगार्डिंग यहाँ पर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि गलत है। अब देखिए ऑप्शन में है क्या क्या। फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। दूसरा है फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मे कॉज चेंज इन इट्स शेप। थर्ड ऑप्शन है force can act on an object without being in contact with it। और फोर्थ ऑप्शन जो है force is applied to an object only when one pushes it। यहां पर 4 ऑप्शन है। अब हमको बताना है इनमें से कौन सा गलत है। देखिए आप सभी को पता है कि जो हमारा फोर्स होता है, ठीक है, फोर्स की जब हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी है तो हम लोगों ने पढ़ रखा है पहले से ही कि फोर्स क्या होता है, सिंपल सा पुश या फिर पुल होता है। हमने कहा अगर हम किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाना चाहते हैं तो उसको हम लोग सिंपली पुश करें या फिर पुल करें तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये वाला जो ऑप्शन है कि वन पुशेस इट, यानी कि जब हम सिर्फ किसी को धक्का देंगे तभी फोर्स लगाएंगे, तो ये गलत है। ठीक है, यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर जो 4 है वो क्या है, गलत है। गलत इन द सेंस कि मतलब ये फोर्स के बारे में गलत है, तो ये हमारा ही सही आंसर होगा। ठीक है, लेकिन हम बाकी ऑप्शन पर भी थोड़ी सी बात करेंगे ताकि हम लोग उनको भी समझ जाएं। अब देखिए ये जो हमारा फोर्स होता है, ठीक है, ये जो हमारा फोर्स है ये कैसा होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। फोर्स कैसा है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उन सबके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है प्लस डायरेक्शन होता है। और ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं होता उन्हें हम मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती, उन्हें हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि हम लोगों का मास, हम लोगों की बॉडी का जो मास है वो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन हम लोगों की बॉडी का जो वेट है वो कैसा है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। और यहां पर हमारा जो फोर्स है उसके पास भी मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होती है, इसलिए वो कैसा है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा है यहां पर फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी में कॉज चेंज टू इट्स शेप। भाई अगर किसी भी बॉडी पे हम फोर्स लगाएंगे तो वो क्या करेगा, उसका शेप चेंज कर देगा, ये तो सभी को पता है। जैसे हमने कहा कि अगर मान लीजिए मैं ये बॉडी एक लेके रखा हूं, ठीक है, ये हमारा मोबाइल स्टैंड है, अगर इस पे मैं फोर्स लगाता हूं, उसको दबाता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका शेप चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर सिंपल सी बात है कि अगर हम किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे तो उसका शेप चेंज हो जाता है। और यहां पर एक और हमारे पास पॉइंट है कि जो फोर्स है वो कैसा होता है, ऑब्जेक्ट पे लग सकता है विद कांटेक्ट या फिर विदाउट कांटेक्ट। बिल्कुल सही, हमने कहा कि 2 तरह के फोर्सेस हमने पढ़ रखे हैं, एक हमारे पास होता है कांटेक्ट फोर्स और एक हमारे पास होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स वो जिसमें हमें किसी बॉडी को टच करना पड़े फोर्स लगाने के लिए, यानी कि यहां पर फिजिकल टच जरूरी होता है किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाने के लिए, उसे हम लोग कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। और नॉन कांटेक्ट फोर्स जिसमें हमें कोई भी फिजिकल टच की जरूरत नहीं होती है किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाने के लिए, जैसे कि आपने मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा होगा, ये सारे कैसे फोर्सेस हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हैं। तो आई होप आपको जो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और थोड़ी बहुत जो इसके रिलेटेड बातें हैं वो भी समझ में आ गई होंगी। तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यहां पर हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज proportional to the square of the dash of vibration producing the sound। यानी कि जो हमारा लाउडनेस होता है वो किसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, सिंपल सी ये बात पूछी गई है। अब देखिए जब आपने साउंड पढ़ा तो उसमें साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ा होगा, जैसे कि पिच पढ़ा होगा और उसमें लाउडनेस पढ़ा होगा, ये सब चीजें पढ़ी होंगी। तो यहां पर पूछा है कि जो लाउडनेस है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, किसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताता हूं कि जो हमारा लाउडनेस होता है वो हमारी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है,
हमने बोला कि लाउडनेस किसके प्रोपोर्शनल है, हमारी जो बॉडी होगी, वाइब्रेटिंग बॉडी होगी, उसका जो एम्पलीट्यूड होगा उसके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। मैं समझा भी देता हूं कि ये एम्पलीट्यूड होता क्या है। देखिए हमने यहां पर क्या करा, एक वेव बनाई, ठीक है, मान लेते हैं, सॉरी यहां पर ग्राफ बनाता हूं पहले जल्दी से, ये हमारा ग्राफ हो गया और इस पे मैं एक वेव बनाता हूं कुछ इस तरह से, जैसे ये हमारी वेव है, ठीक है। अब देखिए इस वेव में हम यहां पर ये जो हाईएस्ट पॉइंट होगा उसका यहां से जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये तो हमने वेव में समझा। अगर हम इसको नॉर्मल समझना चाहें तो ये देखिए, हमने कहा कि ये पार्टिकल है, ये अपनी मीन पोजीशन से यहां तक जाता है और फिर दूसरी साइड यहां तक जाता है, तो ये इसकी जो पोजीशन है, ये वाली जो पोजीशन है, इसको हम लोग बोलते हैं मीन पोजीशन और इसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मीन पोजीशन से, उसकी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्टेंस ये होता है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। और जिस बॉडी का एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होता है उसका लाउडनेस भी उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे कि आपने ड्रम में देखा होगा, ड्रम में, ढोलक में, इन सब में आवाज थोड़ी ज्यादा होती है क्योंकि इन सब का जो एम्पलीट्यूड होता है वो कैसा होता है, ज्यादा होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि एम्पलीट्यूड। तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर हमारे पास क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज फॉर ह्यूमन ईयर। ठीक है, हमारे ह्यूमन ईयर के लिए क्या ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज हैं। साउंड चैप्टर का ये भी एक क्वेश्चन है, हर साल साउंड से, लाइट से 2-3 सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने कहा कि हमारे जो ह्यूमन ईयर होते हैं, ठीक है, हमारा जो ह्यूमन ईयर है उसकी एक रेंज होती है, ठीक है, हियरिंग रेंज है जो कि है 20 हर्ट्ज से कितना, 20,000 हर्ट्ज तक, ये हो गया 20,000 हर्ट्ज। ये हमारे ह्यूमन ईयर की जो हियरिंग रेंज है, मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो इसके बीच में रहेगी। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, कोई भी साउंड होगा तो वो सुन सकते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑडिबल साउंड कहते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ऑडिबल साउंड, ठीक है। ये हमारा ऑडिबल साउंड हो गया, इसके बीच का हम लोग को जो भी रहेगा हम लोग सुन लेंगे। लेकिन इससे ऊपर भी होती हैं, जैसे हमने बोला अगर मान लीजिए 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का जो फ्रीक्वेंसी होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड कहते हैं, ठीक है। उसे हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासाउंड, जो कि हम लोग नहीं सुन सकते। ये बैट्स वगैरह होते हैं, डॉग्स हैं, ये सब सुन लेते हैं, ठीक है। और 20 हर्ट्ज से, ठीक है, हमने बोला कि 20 हर्ट्ज से कम का फ्रीक्वेंसी का जो साउंड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंफ्रासाउंड कहते हैं, ठीक है। ये भी हम लोग नहीं सुन पाते, लेकिन एलिफेंट्स है और जो जमीन के अंदर, बिल के अंदर जो रहने वाले एनिमल्स होते हैं कुछ, वो इस साउंड को सुन सकते हैं, इंफ्रासाउंड को, ठीक है। और जो अल्ट्रासाउंड है उसे बैट्स सुन सकते हैं और कुत्ते बिल्ली थोड़ा बहुत सुन लेते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि भूकंप आने से पहले ही इन सबको थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाता है, ठीक है। तो हमने कहा कि थोड़ा बहुत जान लेते हैं अल्ट्रासाउंड क्या है। जो भी साउंड 20,000 की फ्रीक्वेंसी से ऊपर होगा वो अल्ट्रासाउंड है। 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से जो भी साउंड कम होगा, 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से कम होगा, उसे इंफ्रासाउंड कहते हैं। और ऑडिबल साउंड वो है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक के बीच में हो, वो ऑडिबल साउंड होता है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर पूछा है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज फॉर ह्यूमन ईयर। तो ह्यूमन ईयर के लिए कितना होता है, 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, रेशमा इज बॉइलिंग वाटर इन मेटेलिक पैन। रेशमा क्या कर रही है, मेटेलिक पैन में वाटर को बॉईल कर रही है, ठीक है। अब यहां पर पूछा गया है कि, एक सेकंड की मैं पेन सही कर लूं, ठीक है, हाँ। तो क्या कर रही है, हीट इज ट्रांसफर्ड इन मैनी वेज। अब पानी गर्म करेंगे तो हीट जो है वो कई तरह से ट्रांसफर हो रही है। सम आर हीट ट्रांसफर टू हैंडल ऑफ द पैन ऑन द फ्लेम, मतलब जो हमारा फ्लेम है उससे हमारे हैंडल तक क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए हमने कहा कि ये हमारा पैन है, बना देता हूं मैं यहां पर पैन, ठीक है। ये हमारा पैन हो गया। अब इस पैन में यहां पर कहीं पर हैंडल लगा होगा पकड़ने के लिए, ठीक है। अब यहां पर नीचे, यहां पर इसमें आग लगी हुई है,
ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पर आग लगी है, यहाँ पर कोई बर्नर होगा। अब इस बर्नर से इसके हैंडल तक भी क्या होगी, हीट ट्रांसफर हो रही होगी, जो कि पहला केस है। दूसरा है यहाँ पर हीट ट्रांसफर टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द पैन ऑन द फ्लेम। जैसे हमने कहा कि इस बीकर के अंदर या फिर इस पैन के अंदर यहाँ पर क्या होगा, वाटर भी होगा, ठीक है। उस वाटर को हीट करने के लिए यहां से जो हीट है वो अंदर की तरफ ट्रांसफर हो रही होगी। हमने कहा कि यहां से जो हीट है वो अंदर की तरफ यहां पर क्या हो रही है, जो वाटर है उसको गर्म करने के लिए हीट ट्रांसफर हो गई। तीसरा है हीट ट्रांसफर टू एयर नियर द पैन। अब यहां पर बोल रखा है कि जो इसके आसपास में यहां पर जो एयर होगी, ठीक है, उसको भी गर्म करने के लिए क्या होगा, यहां से हीट जा रही होगी और हीट ट्रांसफर टू द हैंडल। अच्छा सॉरी, यहां पर मैंने पहला केस में थोड़ी सी गलती कर दी थी, ठीक है। जो हमारा पहला केस है उसमें हमारा हैंडल गर्म हो रहा है, लेकिन हीट की वजह से, मतलब जो फ्लेम है उसकी वजह से नहीं, इसी के थ्रू हमारी हीट ट्रांसफर हो रही है, लेकिन जो हमारा पैन है उसके थ्रू हमारी हीट यहां पर ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। तो यहां पर 3 केस हैं। अब बताना है इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हीट ट्रांसफर। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें हमारी जो हीट है वो, उसका मतलब जो ट्रांसफर ऑफ हीट है उसका सही सीक्वेंस कौन सा होगा। अब देखिए, पहला दे रखा है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। अब मैं आपको पहली बात तो समझा देता हूं तीनों होते क्या हैं। पहला हमारे पास है कंडक्शन, ठीक है, पहला हमारे पास हो गया कंडक्शन। कंडक्शन में होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये एक रॉड है, अगर हमने इसके इस वाले पार्ट को यहां पर ऐसे हीट करना शुरू किया तो ये क्या करेगा, अपने आगे की तरफ क्या करेगा, हीट को ट्रांसफर करता जाएगा और पूरी बॉडी में क्या करेगा, हीट पहुंचा देगा। ये वाला जो मेथड होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। दूसरा हमारे पास होता है कन्वेक्शन, ठीक है। कन्वेक्शन में क्या होता है, जैसे हमने कहा कि इस हम यहां पर बीकर ले लेते हैं और इस बीकर में जो हमारा पानी होगा इसको गर्म करते हैं यहां पर ऐसे करके। जब हम इस पानी को गर्म करेंगे तो ये जो हीट है इस पैन के थ्रू कहां पे जाएगी, इनके वाटर के मॉलिक्यूल्स में जाएगी। ये वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत हीटअप हो जाएंगे और अपनी जगह को छोड़ करके कहां चले जाएंगे, इस पैन की ऊपर वाली लेयर में, यानी कि जो वाटर सरफेस होगा उसके ऊपर चले जाएंगे, ठीक। और तीसरा जो हमारे पास होता है वो है हमारे पास रेडिएशन, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या है, यहां पर रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होता है कि जो भी हीट सोर्स होगा, जो भी हमारा हीट सोर्स होगा, एक सेकंड, मान लीजिए कि ये हमारा बर्नर है, यहां से हीट जो होगी वो रेडिएशन के थ्रू जाएगी और आसपास की चीजों को क्या करती है, गर्म करती है। अब देखिए, हमने कहा अगर इसका हैंडल गर्म हो रहा होगा, ये जो हैंडल है ये गर्म हो रहा है, तो इसको हीट कैसे मिल रही होगी, इस पैन के थ्रू यहां पर हीट ट्रांसफर हुई होगी। तो मेटल्स पूरे मेटल में हीट ट्रांसफर होकर इसके हैंडल तक पहुंची, तो यहां पर ये जो पहला प्रोसेस होगा ये कैसा होगा, कंडक्शन का होगा। फिर हमने कहा वाटर को हीट मिल रही है तो कैसे मिल रही होगी, कन्वेक्शन के थ्रू मिल रही होगी, क्योंकि यहां पर एक पार्टिकल गर्म होकर ऊपर जाएगा फिर उसकी जगह पर दूसरा आएगा। तो सेकंड वाला जो होगा उसमें कन्वेक्शन होगा। और आसपास की जो एयर गर्म हो रही है उसमें हीट कैसे मिल रही होगी, इसको रेडिएशन के थ्रू मिल रही होगी। तो यहां पर जो पहला ऑप्शन है उसमें ही करेक्ट सही ऑप्शन दे रखा है। पहला क्या है, कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन और तीसरा रेडिएशन। तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका सही आंसर है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट को अगर समझाना है तो ऐसे ही थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। अब देखिए, यहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, अहमद वॉक टू हिज स्कूल एवरी डे। वन पर्टिकुलर डे ही टुक 30 मिनट फ्रॉम हिज होम टू स्कूल। इफ ऑन दैट डे हिज एवरेज स्पीड इज 0.5 मीटर पर मिनट, देन कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन हिज होम टू स्कूल। अब देखिए, उससे कितना टाइम लग रहा है अपने स्कूल तक पहुंचने में, लग रहा है 30 मिनट। और जो उसकी एवरेज स्पीड है वो कितनी है, यहां पर 0.5 मीटर पर मिनट दे रखी है, ठीक है। हमसे पूछा है कि उसके स्कूल तक की डिस्टेंस क्या होगी। तो देखिए, आप सभी को बता दूं कि जो एवरेज डिस्टेंस होती है, ठीक है, एवरेज डिस्टेंस कह लें या फिर ऐसे कह लें कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, यहां पर एवरेज स्पीड कहना, ठीक है। हमने कहा एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। हमें यहां पर एवरेज स्पीड कितनी दे रखी है, 0.5 मीटर पर मिनट दे रखी है। हमें टोटल डिस्टेंस नहीं पता और टोटल टाइम जो दे रखा है वो है 30 मिनट,
ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 30 इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 15, यहाँ पर 0 आ जाएगा, पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पर हमारा आ जाएगा टोटल डिस्टेंस। यानी कि 15 मीटर जो होगी वो क्या होगी, टोटल डिस्टेंस होगी उसके घर से उसके स्कूल तक। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, Nowadays, electric fuses in an electric circuit is replaced by which one of the following alternatives? यानी कि अब हमारे घर में इलेक्ट्रिक फ्यूज की जगह पर कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि यूज किया जाने लगा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट में। पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेट, दूसरा है स्टेबलाइजर, तीसरा है एमसीबी यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर और चौथा है कंपस नीडल। देखिए आपको बता देता हूं, ये जो फ्यूज होता था ये कुछ इस तरह का दिखने वाला डिवाइस होता था। ठीक है, आपने अगर वो पिक्चर देखी हो, मेरे ख्याल से हम साथ साथ हैं, तो उसमें आपको वो सीन याद होगा, उसमें वो लोग फ्यूज निकाल देते हैं और टेबल पर बैठ जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक जो हमारा फ्यूज था उसका काम ये होता है कि हमारे घर की सप्लाई को काट देना जब वहां पर एक्सेसिव करंट हो जाए। लेकिन अब होता कैसे ये भी जान लेते हैं। देखिए ये जो फ्यूज होता है इसके बीच में यहां पर सेंटर में क्या लगा होता है, एक वायर लगा होता है, और ये जो वायर होता है वो इस हिसाब से लगाया जाता है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट के बाद ये जो वायर होगा ये जल जाएगा। जैसे हमने बोला कि हमारे घर में 2 एम्पियर का, हमने बोला कि हमारे घर में 2 एम्पियर का करंट हमको चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा होता है कि हमारे घर में शॉर्ट सर्किट होता है या फिर कुछ भी अचानक से बहुत ज्यादा करंट आ जाता है, तो ये वाला जो वायर होगा वो उस करंट की वजह से क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा, और हीट हो जाने के बाद क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। और जैसे ही ये मेल्ट होगा तो यहां से जो इसका सप्लाई होगा, मतलब जो हमारा सर्किट होगा वो इसके टूटने की वजह से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो सप्लाई होगा करंट का वो कैंसिल हो जाएगा, फिर रुक जाएगा, हमारा सर्किट जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा और इस तरह से हमारे घर में आग लगने से बच जाएगा। अब लेकिन इसका जो मतलब ये थोड़ा सा एक ही बार यूज कर सकते थे, ठीक है, इसको बार बार यूज नहीं कर सकते थे, मतलब रीयूजेबल नहीं था। और लेकिन इसकी एक खास बात थी कि इसका जो रिएक्शन टाइम था, ठीक है, जो इसका रिएक्शन टाइम था वो बहुत 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 कम था, लगभग 2 मिली सेकेंड के आसपास का इसका रिएक्शन टाइम। मतलब करंट अगर थोड़ा सा भी बढ़ा बस तुरंत ही जल जाता था और हमारे घर को आग लगने से बचा लेता था। लेकिन अब जो है इसकी जगह पर मेरे ख्याल से 2 या फिर 5 से 2, मेरे ख्याल से 2 मिली सेकेंड या फिर 5 मिली सेकेंड के अंदर अंदर ये काम हो जाता था। लेकिन अब इसकी जगह ले ली है किसने, हमारे एमसीबी ने ले ली है। आपने देखा होगा हमारे घर में क्या लग गई है, अब एमसीबी लग गई है। ठीक है, एक इस तरह का बॉक्स होता है, उसके अंदर कुछ इस तरह का स्विच टाइप का होता है, उसको ऊपर कर देते हैं और नीचे कर देते हैं, अपने आप वो एमसीबी ट्रिप हो जाती है और हमारे घर में क्या होता है, लाइट कट जाती है अगर कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा करंट हमारे घर में आ जाए तो। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर लिखा हुआ है, Column 1 lists different types of mirror and column 2 lists the characteristics of images formed by mirrors. Which of the following option correctly matches column 1 to that column of 2? अब देखिए प्लेन मिरर, मतलब यहां पर क्वेश्चन में दे रखा है कि कॉलम 1 और कॉलम 2 है। कॉलम 1 में मिरर दे रखा है, कॉलम 2 में उसके द्वारा कैसी इमेजेस बनाई जाती है वो दे रखा है। हमको बताना है कि किस मतलब कौन सा इसमें सही मैच्ड है। तो देखिए सबसे सिंपल है, प्लेन मिरर के बारे में याद कर लीजिए। प्लेन मिरर जो होता है उसकी इमेज जो बनती है हमेशा कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है। इरेक्ट का मतलब समझते क्या है, सीधी बनती है। मतलब ये अगर आपका हेड ऊपर है तो इमेज में भी आपका हेड जो होगा वो ऊपर होगा और जो आपका फुट है वो क्या होगा, नीचे होगा। ठीक है, तो जैसे आप खड़े हैं कि आपका सर ऊपर है पैर नीचे, वैसे ही मिरर में आपको दिखाई देगा कि सर ऊपर है लेकिन पैर नीचे रहेगा। ठीक है, यही उसमें भी होता है। दूसरा क्या होता है, इसमें जो इमेज बनती है वो होता है लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है, यानी कि लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि अगर आप अपना राइट हैंड उठाएंगे तो उसमें आपको लगेगा कि आपने अपना लेफ्ट हैंड उठाया है। और यहां पर एक और चीज होती है कि जो इमेज बनती है वो होती है एकदम सेम साइज की और सेम डिस्टेंस पर बनती है मिरर से। ठीक है, ये चीजें हमारे प्लेन मिरर में होती हैं। अब देखिए ये ऑप्शन आपको जहां मिले वहां समझ लीजिए प्लेन मिरर का है। तो हमने कहा कि इसमें देखते हैं इरेक्ट इसमें भी है, इरेक्ट इसमें भी है, और दूसरी बात यहां पर वर्चुअल है और सेम साइज का। हाँ,
प्लेन मिरर में एक और बात याद रखिएगा कि जो इमेज होती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। वर्चुअल का मतलब क्या होता है कि वास्तव में इमेज नहीं बनती, या फिर ऐसे कह लें कि जो लाइट रेज होती हैं, लाइट रेज जो होती हैं डू नॉट मीट एक्चुअली, डू नॉट मीट एक्चुअली, सच में वास्तविकता में वो लाइट रेज नहीं मिलती, बस हमको लगता है कि वो लाइट रेज मिल रही हैं। तो हमने बोला कि प्लेन मिरर जो होता है उसकी इमेज कैसी होगी, इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी और सेम साइज की होगी। तो यहाँ पे एक बात तो हमें क्लियर हो गई कि पहले का जो आंसर होगा वो तो मतलब पहले का तो सेकंड से ही मिलाना है। तो अब पहले का सेकंड यहाँ पर भी है, पहले का सेकंड यहाँ पर भी है, तो यानी हमारा एक बात तो क्लियर हो गई कि ये दोनों ऑप्शन तो हमारे हटा ही देने हैं ऐसे ही। दूसरा, कॉनकेव मिरर जो होता है, कॉनकेव मिरर हमारा कैसा बनता है, कुछ इस तरह का। कॉनकेव मिरर में हमेशा कैसी बनती है, रियल इमेज बनती है, बस उसमें एक ही केस ऐसा होता है जब इस साइड इमेज बनती है, और वो इमेज कैसी होती है, वर्चुअल इमेज होती है। ठीक है, तो अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें तो उसमें जो इमेज बनती है हमेशा छोटे साइज की बनती है, और जो इधर बनती है वही कैसी होती है, बड़े साइज की होती है। लेकिन अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, ठीक है, तो जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है जो कि इस टाइप का होता है, उसमें हमेशा कहीं पर भी आप देखेंगे, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देंगे तो उसकी इमेज हमेशा किधर बनती है, इस तरफ बनेगी, यानी कि वर्चुअल इमेज बनेगी। हमेशा कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसमें हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है और कैसी बनती है, डिमिनिश्ड इमेज बनती है। तो हमने कहा कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम लोग पहले ढूंढते हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए वर्चुअल इमेज हो गई, स्मॉलर इन साइज हो गई, और हमेशा कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। एक बात याद रख लीजिएगा, जब भी इमेज वर्चुअल बनती है तो हमेशा इरेक्ट ही बनती है। हमने कहा जब भी कभी इमेज बनेगी और वर्चुअल इमेज बनेगी तो याद रखिएगा वो हमेशा कैसी बनेगी, इरेक्ट ही बनेगी, सीधी ही बनेगी। तो यहां पर हमारे थर्ड का जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ए। तो थर्ड का ऑप्शन हमारे पास कहाँ है, थर्ड का ए, सेकंड का डी है, थर्ड का ए, हाँ ये रहा, थर्ड का ए इसमें है और फर्स्ट का बी इसमें है, तो सेकंड का ऑटोमेटिकली डी हमारा हो ही जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 होगा वो क्या होगा, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब यहां पर हमारे पास एक और क्वेश्चन दे रखा है, कंसीडर द फॉलोइंग केसेस, और इसमें लिखा है S1 वेट मार्बल फ्लोर, सेकंड है ड्राई मार्बल फ्लोर, थर्ड है मार्बल फ्लोर विद ऑयल स्प्रेड ऑन इट, फोर्थ है मार्बल फ्लोर विद न्यूज़पेपर ऑन इट। अब इसमें हमको बताना है कि वो किस में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और हमें किसमें क्या करना है, करेक्टली शोज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टॉय कार ऑन डिफरेंट सरफेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब पहले किसमें कम करेगा, फिर किसमें ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, फिर सबसे ज्यादा किसमें डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें डिस्टेंसेस को अरेंज करना है। अब देखिए आप सभी को पता है कि अगर हम फ्रिक्शन को कम करते हैं, ठीक है, अगर हमारा क्या होगा, फ्रिक्शन कम होगा तो हमारा डिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देखिए सबसे कम फ्रिक्शन कहां पर होगा, मार्बल फ्लोर विद ऑयल स्प्रेड, तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस तो यही कवर करेगा, क्योंकि जहां पर ऑयल होगा वहां पर फ्रिक्शन बहुत कम होगा, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यहां पर S3 है तो D3 हमारा एकदम लास्ट में आना चाहिए, तो D3 इसमें लास्ट में है और D3 इसमें लास्ट में है, तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही यहां से हमने काट दिए। उसके बाद हमने कहा कि जो ऑयल की जगह पर अगर मान लीजिए वहां पर पानी पड़ा हो, वेट फ्लोर हो, तो वहां पर भी जो डिस्टेंस कवर होगा वो कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो हमने कहा वेट फ्लोर होगा, ठीक है, वहां पर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा, यानी कि S1 जो होगा उसमें और ज्यादा मतलब थोड़ा सा कम डिस्टेंस होगा कंपेयर टू ऑयल। तो कंपेयर टू ऑयल इसकी डिस्टेंस यहां पर कम आ रही है, यहां पर ये D1 आ रहा है, तो यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 होगा वही क्या होगा, इसका बिल्कुल सही आंसर है। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहां से आ गया है बायोलॉजी। तो अब ये वीडियो ऑलरेडी मेरे ख्याल से 30 मिनट का हो गया है, तो हम लोग बायोलॉजी को इसके अगले पार्ट में करेंगे, इसी सेम पेपर का जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा उसमें। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो को बायोलॉजी को देखें ताकि हम लोग बायो के भी जो टॉपिक्स है उनको अच्छी तरीके से समझ पाए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो उसको लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और हाँ जो भी आंसर है उनको कमेंट सेक्शन में लिखो ताकि तुमको वहीं पर सभी चीजें याद हो जाएं। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।